एक छोटे से गांव में लल्लू नाम का सीधा साधा लड़का रहता था। माता पिता के गुजर जाने का सदमा लल्लू सहन नहीं कर पाया, जिस वजह से उसका दिमागी संतुलन ही खराब हो गया। लल्लू बड़ा ही सीधा था, जिस वजह से लल्लू की भाभी प्रीति और भाई विजय दोनों उससे घर का सारा काम करवाते थे। अरे ओ नालायक, क्या दांत दिखाकर बर्तन धो रहा है? थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाना। घर में बाकी का काम भी तो पड़ा हुआ है। एक काम करने में 2 घंटे लगाता है तू। भाभी, आप चिंता क्यों करती हैं? आप बस बैठे बैठे हुक्म फरमाइए। मैं हूं ना आपकी जी हजूरी करने के लिए। हाँ हाँ ठीक है, अब जल्दी से काम कर और उसके बाद कमरे में आकर मेरे पैर दबा दियो। बहुत थक गई हूं मैं। भाभी, पैर दबाने का काम तो भैया भी कर सकते हैं ना। अब भैया से ही पैर दबवा लो। तेरी औकात पैर दबाने की ही है, इसलिए मैं तुझसे पैर दबाने के लिए कह रही हूं। और एक बात कान खोलकर सुन ले लल्लू, जितनी तेरी औकात है उतना ही बोला कर। ज्यादा बोलने की कोशिश की तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लल्लू अपनी भाभी की किसी भी बात का बुरा नहीं मानता था। ऐसे ही एक दिन लल्लू के घर उसकी दूर की मौसी आती है। लल्लू मौसी के पैर छूता है। अरे मेरा लल्लू, कितना कमजोर हो गया है। लगता है तेरी भाभी तुझे खाना नहीं देती है। रुक जा, अभी अच्छे से तेरी भाभी की खबर लेती हूँ। कहाँ गई वो कामचोर? सारा दिन आराम करती रहती है। अंदर से प्रीति भी आती है। तभी मौसी प्रीति से कहती है, क्यों रे कामचोर, तू मेरे लल्लू को ठीक से खाना नहीं खिलाती क्या? अरे देख तो, कितना कमजोर हो गया है ये। इसकी आंखें भी पीली पीली हो गई हैं। लगता है तू इसे बिल्कुल खाना नहीं देती। अरे मौसी जी, आप भी कैसी बातें करती हैं। आप जरा लल्लू से ही पूछ लो कि मैं उसकी देखरेख करती हूं या नहीं। अरे बस बस रहने दे। तुझे तो पूरा खानदान जानता है कि तू कैसी है। अरे मैं तो कहती हूं कि अब हमारे लल्लू की शादी करवा दे। जब लल्लू की बीवी आ जाएगी तो वो लल्लू का अच्छे से ध्यान रखेगी। क्या मौसी जी, क्यों किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद करना? अरे लल्लू को खुद का ध्यान रखना तो आता नहीं, शादी करके अपनी पत्नी का ख्याल क्या ही रख पाएगा। हाय हाय, जुबान जल जाए तेरी। मेरे बेटे के बारे में ऐसा बोलती है, उल्टा कहीं की। शर्म नहीं आती क्या तुझे? अरे किसने कह दिया कि मेरा लल्लू अपनी पत्नी का ख्याल नहीं रख पाएगा? अरे तूने तो मेरे लल्लू के ऊपर अत्याचार कर करके उसे और कमजोर बना दिया है। अरे मौसी जी, ये सारी बातें बाद में कर लेंगे। अरे मैं तो कहती हूं कि मेरे लल्लू के लिए लड़की देखना शुरू कर दो और एक सुंदर सी लड़की देखकर मेरे लल्लू की शादी कर दो। शादी की बात सुनकर लल्लू बहुत खुश हो जाता है। हाँ भाभी, मौसी बिल्कुल सही कह रही हैं। अब मेरी भी शादी करा दो ना। और हाँ, मेरी बीवी सुंदर सी ढूंढ कर लाना, क्योंकि भैया की किस्मत तो फूटी है। तभी तो उन्हें आप मिली। प्रीति को मन ही मन लल्लू पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह मौसी जी के सामने लल्लू को कुछ नहीं कह पा रही थी। ऐसे ही थोड़ी देर बाद सभी लोग साथ में बैठकर खाना खाते हैं। तभी मौसी फिर से लल्लू के बड़े भाई से उसकी शादी की बात करती है। ए विजय, लल्लू के प्रति तेरी कोई जिम्मेदारी बनती है या नहीं? अरे तेरे माँ बाप लल्लू को तेरे भरोसे ही तो छोड़कर गए हैं, और लल्लू की उम्र भी 25 साल के आसपास हो चुकी है। अब तो इसके हाथ पीले करवा दे। हाँ मौसी जी, मुझे भी लल्लू की शादी करवानी है।
बस अगले हफ्ते से मैं लल्लू के लिए लड़की देखना शुरू कर दूंगा। हाँ, ये हुई ना बात। और एक बात ध्यान से सुन ले, शादी में कोई लापरवाही नहीं। लड़की दिखने में भी अच्छी हो और व्यवहार से भी अच्छी हो। अपनी इस प्रीति की तरह मत ले आना। ये सुन प्रीति को गुस्सा आता है। ऐसे ही रात को प्रीति और विजय दोनों अपने कमरे में थे। तभी प्रीति अपने पति से कहती है, वैसे मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, तुम्हारी मौसी को लल्लू की शादी की इतनी क्या चुल पड़ गई है? बार बार लल्लू की शादी के बारे में ही बात कर रही हैं। वैसे मौसी ठीक कह रही थी, लल्लू की उम्र भी हो चुकी है और आज नहीं तो कल हमें उसकी शादी करवानी ही पड़ेगी। भले ही तुम्हारे भाई का नाम लल्लू है, लेकिन हरकतें तो तुम्हारी लल्लू जैसी हैं। अरे, भूल गए क्या कि ये सारी प्रॉपर्टी लल्लू के नाम है। अगर हमने लल्लू की शादी करवा दी तो लल्लू की पत्नी का भी इस प्रॉपर्टी पर अधिकार होगा। अगर चाहते हो कि वह पूरी प्रॉपर्टी हमें मिल जाए तो हमें ये सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करनी होगी, या फिर लल्लू को रास्ते से हटाना होगा। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। पिताजी ने तो वैसे ही मेरे साथ बहुत नाइंसाफी की है। अगर हमने जैसे तैसे लल्लू से प्रॉपर्टी अपने नाम करवा भी ली, तब भी हमें इसकी देखरेख करनी पड़ेगी, क्योंकि ये वैसे ही दिमाग से थोड़ा कमजोर है। इसलिए लल्लू को रास्ते से हटाना ही हमारे लिए बेहतर होगा। हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। कुछ न कुछ करके हमें इस लल्लू को हमेशा हमेशा के लिए रास्ते से हटाना ही होगा। तब जाकर ये पूरी प्रॉपर्टी हमारे नाम होगी। प्रीति और विजय दोनों की नजर घर की प्रॉपर्टी पे थी। ऐसे ही अगली सुबह मौसी वापस अपने घर चली जाती है तो वही प्रीति फिर से अपने असली रूप में आ जाती है। मौसी के जाते ही प्रीति लल्लू से कहती है, लल्लू, जाके मार्केट से सब्जी लेकर आ। ठीक है भाभी, मैं अभी जाता हूँ। लल्लू मार्केट सब्जी लेने चला जाता है। इसी बीच विजय और प्रीति दोनों लल्लू को जान से मारने की प्लानिंग बनाने लगते हैं। एक काम करते हैं, हम लल्लू को खाने में जहर मिलाकर दे देंगे। खाना खाने के बाद उसका राम नाम सत्य। अरे नहीं नहीं, इससे तो सबको शक हो जाएगा। अरे, कुछ तो करना होगा ना। उसे ऐसे मारेंगे जिससे किसी को हम पर शक ना हो। ऐसे ही थोड़ी देर बाद लल्लू घर आ जाता है और वो अपनी भाभी से कहता है, भाभी, ये देखो, बाजार में मुझे सस्ते सस्ते हरे संतरे मिल गए, इसलिए मैंने 1 किलो हरे संतरे खरीद लिए। यह मुझे खाने में बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हैं। कोई बात नहीं लल्लू, तुम ये सारे संतरे अपने कमरे में ले जाकर रख दो। और हाँ, ये सारे संतरे तुम ही खाना, क्योंकि तुमने बड़े ही प्यार से अपने लिए लिया है ना। ले जाओ। लल्लू वो सारे हरे संतरे अपने कमरे में ले जाकर रख देता है। तभी वहां उसकी भाभी आती है और कहती है, अरे लल्लू, देखना जरा, ये बाथरूम का स्विच कुछ काम नहीं कर रहा है। एक बार तुम उसे ठीक कर देते तो सही रहता। हाँ भाभी, अब अभी आता हूँ मैं। लल्लू अपनी भाभी की बात मानकर घर के बाथरूम में जाता है और वहां के स्विच बोर्ड को ठीक करने लगता है। लल्लू बड़े आराम से स्विच बोर्ड को छू पा रहा था। ये देख प्रीति को अपने पति पर गुस्सा आ रहा था। देख लिया, कितना गंदा प्लान था तुम्हारा। अरे, इस लल्लू को तो कुछ भी नहीं हुआ। तुम्हारे बस की कुछ नहीं है। अब मैं अपना प्लान बताती हूं कि क्या करना है, जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। ऐसे ही अगले दिन लल्लू फिर से वही हरे संतरे खाता है,
संतरे खाने के बाद लल्लू को अपने अंदर एक अलग सी शक्ति महसूस होने लगती है। तभी वहां लल्लू के भैया भाभी आते हैं और कहते हैं, अरे लल्लू जा, छत पर जाकर कपड़े सुखा दे। अच्छा भैया, ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। लल्लू दोनों की बात मानकर छत पर कपड़े सुखाने चला जाता है। छत पर एक खुली तार पड़ी थी। लल्लू का पैर उस खुली तार पर चला जाता है। जैसे ही लल्लू का पैर तार पर जाता है, ये देख प्रीति विजय को इशारा करती है। विजय नीचे से स्विच बोर्ड ऑन कर देता है, लेकिन फिर भी लल्लू को कुछ नहीं होता। ये देख दोनों पति पत्नी हैरान थे। अरे, ये सब क्या हो रहा है? लल्लू के ऊपर करंट का असर क्यों नहीं हो रहा है? इस बार तो हमने सारी चीजों का ध्यान दिया था, उसके बावजूद इस लल्लू को कुछ नहीं हुआ। कोई बात नहीं, अब हम डायरेक्ट लल्लू से प्रॉपर्टी के पेपर पर साइन करवाएंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता वो ऐसे प्रॉपर्टी हमारे नाम होगी। अब हमें हिम्मत दिखाकर काम लेना होगा। दोनों पति पत्नी लल्लू को खत्म करने के लिए कई तरकीबें लगा चुके थे, लेकिन लल्लू पर कोई भी तरकीब असर ही नहीं कर रही थी। ऐसे ही एक दिन विजय लल्लू के पास प्रॉपर्टी के पेपर लेकर जाता है। लल्लू, ये जरा कुछ घर के पुराने कागजात हैं, इसके ऊपर तेरे साइन चाहिए। जरा इस पर अपने साइन तो कर दे। अरे भैया, पेपर पर साइन करने से पहले पेपर को पढ़ना बहुत जरूरी है। आप जरा पेपर तो मैं एक बार पढ़कर देख लूं, क्या है ये? क्या लल्लू, तू भी अपने भाई से मजाक कर रहा है? अरे तुझे तो पढ़ना ही नहीं आता, तो तू पेपर कहाँ से पढ़ लेगा? ला, मैं ही तुझे पढ़कर बताता हूँ। अरे नहीं भैया, मुझे हिंदी और अंग्रेजी पढ़ने अच्छे से आता है। लल्लू पेपर छीनकर पेपर पढ़ने लगता है। अच्छा, तो मतलब आप लोग मुझसे मेरी प्रॉपर्टी पर अपना कब्जा जमाना चाहते हैं? अरे, आप लोगों को क्या लगा कि मैं घर का सारा काम कर देता हूँ, कर आप लोगों से कुछ नहीं कहता हूँ? तो इसका मतलब क्या मैं बेवकूफ हूँ? हाँ, तू बेवकूफ है। अरे, आज तक हमने इस घर के लिए और तेरे लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए अब ये सारी प्रॉपर्टी तू हमारे नाम कर दे, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। हाँ, तेरी भाभी बिल्कुल सही कह रही है। चुपचाप ये प्रॉपर्टी हमारे नाम कर दे, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। या तो तुम मौत के मुंह मारा जाएगा, या ये प्रॉपर्टी हमारे नाम कर दे। तुम्हें जो करना है कर लो, ये प्रॉपर्टी मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगा। विजय को गुस्सा आता है। विजय अंदर से एक चाकू लेकर आता है और उस चाकू से लल्लू के ऊपर वार करने लगता है। तभी लल्लू के अंदर अचानक से एक शक्ति आ जाती है और लल्लू विजय और प्रीति दोनों को घर से धक्के मारकर बाहर कर देता है और उन दोनों के खिलाफ मर्डर का केस कर देता है। पुलिस उन दोनों को पकड़ के सलाखों के पीछे डाल देती है, तो वहीं लल्लू अपना बदला हुआ रूप देखकर हैरान था। आखिर ये सब कैसे किया? इतनी ताकत मुझ में कहां से आ गई? मैं तो पढ़ा लिखा भी नहीं हूं, उसके बावजूद मैं प्रॉपर्टी के पेपर कैसे पढ़ लिया? तभी वह जादुई हरे संतरे लल्लू से कहते हैं, अरे लल्लू, ये सब हमारा कमाल है। अरे हम जादुई संतरे तुम्हारी मदद कर रहे थे। तुम्हारे भैया और भाभी बहुत बुरे हैं, वो तुम्हें जान से मारना चाहते थे। अरे वह तो मेरी जादुई शक्तियों का कमाल है, जो तुम अभी तक सही सलामत हो और आगे भी अच्छे ही रहोगे। इस तरह से लल्लू उन जादुई हरे संतरों का शुक्रिया अदा करता है और इस तरह से जादुई हरे संतरे लल्लू की मदद करते हैं। एक गांव में मोहन नाम का एक किसान रहता था। मोहन लोगों के खेतों में काम करके अपने परिवार का गुजारा कर रहा था। उसके परिवार में उसकी पत्नी रीमा और उसकी बेटी गुड़िया थी। रीमा एक बहुत ही झगड़ालू औरत थी। वो हर समय मोहन को ताना मारती रहती थी कि ज्यादा पैसे कमाने की कोशिश क्यों नहीं करते। मोहन रीमा की बातों से बहुत दुखी रहता था। एक बार की बात है, रीमा और मोहन आपस में झगड़ रहे थे।
हे भगवान, न जाने कौन सी घड़ी में इस आदमी के पल्ले बांध दी गई। मेरे माँ बाप को न जाने क्या दिखा इनमें। थक गई हूँ कहते कहते कि कोई और काम धंधा कर लो, लेकिन इनके कानों में तो जूं तक नहीं रेंगती। क्यों सुबह सुबह उठ जाती है मेरा दिमाग खराब करने के लिए? इससे तो अच्छा हो कि तू सोती रह, और जब मैं खेतों में चला जाऊं तब उठ जाया कर। मुझे तेरी बकबक सुनना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता तो ना लगे, मैं क्या करूं? तुम्हें पता है, कल ही गुड़िया के टीचर ने कहा है कि स्कूल में आकर फीस जमा कराओ, नहीं तो स्कूल से निकाल देंगे। तुम हो कि पिछले 3 महीनों से बच्चे की फीस तक जमा नहीं कराई तुमने। बातें ना सुनाऊं तो और क्या करूं? हे भगवान, क्या करूं इस औरत का? समझ में नहीं आ रहा पूरा दिन कैसा निकलेगा आज का। इसकी कड़वी बातें सुनकर जा रहा हूं काम पर। मोहन अपने आप से। हे भगवान, कब तक मुझे इस औरत की बातें सुन सुनकर जलील होना पड़ेगा? दुखी मन से मोहन अपने काम पर निकल जाता है और रीमा बड़बड़ करते हुए घर का काम खत्म करने लगती है। खेतों में। क्यों रे मोहन, कहाँ था सुबह से? दिन चढ़ाया और तू अब आया है? तुझे पता है ना बिजली आने का एक समय तय है। तेरे देर से आने की वजह से मुझे ही खेतों में पानी चलाना पड़ा, और अगर मुझे खुद ही आकर खेतों में पानी चलाना पड़ेगा तो फिर मैं तुझे पैसे क्यों दूं? माफ करना भैया, आज थोड़ा लेट हो गया हूं। अब आप आराम से घर जाओ, मैं खेतों में पानी दे दूंगा। ये लो फावड़ा पकड़ो, और दोबारा इतनी देर हुई तो अगले दिन से काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, दोबारा से ऐसा नहीं होगा। मोहन फावड़ा लेकर खेतों में काम करने लगा। वो खेतों में जगह जगह से पानी जाने का रास्ता बना रहा था, और ऐसा करते करते वो काफी आगे तक निकल जाता है। कुछ देर बाद पानी का बहाव सारे खेत में हो जाता है। तभी वो एक जगह फावड़ा मारता है। वहां पर एक मेंढक और मेंढकी बैठे थे। जरा रुक जाओ, हमारे घर को मत तोड़ो। मोहन इधर उधर देखता है, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता। उसे तो बस आवाज सुनाई दे रही थी। तभी अचानक एक मेंढक मोहन के सामने आता है। यहाँ देखो मोहन, नीचे मैं मेंढक बोल रहा हूँ। अरे वाह, बोलने वाला मेंढक। हाँ, मैं बोलने वाला मेंढक हूँ। तुम्हें इस पानी के लिए यहाँ से रास्ता बनाकर मेरे और मेरे बच्चों को घर से बेघर कर दिया। पानी के बहाव को यहाँ से रोक दो, वरना हम सब बह जाएंगे। पर तुम लोग यहाँ खेतों में क्या कर रहे हो? तुम्हें तो तालाब में होना चाहिए था। पहले हमारा घर वहीं तालाब के किनारे था, लेकिन गांव के कुछ शरारती बच्चों ने पत्थर मार मार कर मेरे बच्चों को मार डाला। इसलिए हम तालाब छोड़कर यहाँ आ गए हैं। मोहन, यहाँ से पानी के बहाव को रोक दो। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं इसके बदले तुम्हें कुछ ऐसी चीज दूंगी जिससे तुम्हारी जिंदगी बिल्कुल बदल जाएगी। मोहन मेंढक की बात सुनकर थोड़ी देर सोचता रहा। उसे मेंढक और मेंढकी पर दया आ जाती है। फावड़ा लेकर मोहन वहां से पानी का बहाव रोक देता है और मेंढक के घर को भी अच्छा सा बना देता है। ये देखकर मेंढक और मेंढकी दोनों बहुत खुश होते हैं। जब मोहन वहां से जाने लगता है तो मेंढक उसे रोककर बोलता है। इधर आओ मोहन, ये लो, ये हरी मिर्ची लो। तुमने हमारा घर बनाया, हमारे कहने से तुमने पानी में बहाव को रोक दिया। तुम बहुत अच्छे इंसान हो। हरी मिर्च देखकर मोहन कहता है। हरी मिर्च? लेकिन मैं इस मिर्च का क्या करूंगा? ये कोई ऐसी वैसी हरी मिर्च नहीं है, ये जादुई हरी मिर्च है। इसके बीजों को निकालकर तुम अपने आंगन में लगा लेना। उनमें से जो पौधे आएंगे और पौधों पर जो मिर्च आएगी वो सब जादुई होंगी। तुम्हें जिस चीज की जरूरत होगी तुम बोल देना, वो तुम्हारी सब जरूरत पूरी कर देंगे। मोहन को यकीन तो नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी उसने वो मिर्ची ले ली। वो अपने काम में लग जाता है। हरी मिर्च को वो अपने कुर्ते की जेब में रख लेता है। शाम को मोहन अपने घर जाता है। आ गए तुम। सुबह मैंने इतनी सारी बातें कही, मेरी किसी भी बात पर तुमने गौर किया या नहीं किया? भगवान, किसी टाइम तो इस मुंह को बंद कर लिया करो। घर से निकलता हूं तब तक, घर आता हूं तब तक बकबक बकबक रुकती नहीं है। रुक, आज मैं तुझे ऐसा कुछ दिखाता हूं कि तेरी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, और जब तू उनका कमाल देखेगी तो और भी हैरान हो जाएगी। फिर शायद तेरी बकबक भी हमेशा के लिए खत्म हो जाए। मोहन अपनी जेब में से हरी मिर्च निकालकर रीमा को दिखाता है। हरी मिर्च? मैंने तो सोचा था कि तुम न जाने मुझे कौन सा खजाना दिखा रहे हो। इस हरी मिर्च का अब मैं क्या करूं? जिस हरी मिर्च को देखकर तुम हंस रही हो, एक बार उन्हें आंगन में लगा दो, फिर इनका कमाल देखना। तुम्हें और कुछ नहीं मिला मुझे बेवकूफ बनाने के लिए? अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हें बेवकूफ नहीं बना रहा हूं। ये सच में जादुई हरी मिर्च है। अगले दिन सुबह मोहन अपने आंगन में उस हरी मिर्च के बीजों को निकालकर बिखेर देता है। मोहन की बेटी भी अपने पिता की मदद करती है। पिताजी,
बीज बोने के बाद जमीन से कितने दिन में पौधे निकल आएंगे? वो तो मुझे भी नहीं पता बेटी, लेकिन हाँ, अगर एक बार पौधे निकल आए तो बहुत सारी मिर्च लग जाएंगी। तब मेरी बिटिया को जो भी चाहिए बस मुझे बता देना, और देखना कैसे मैं तुम्हारे लिए वो सब चीजें ले आऊंगा। ऐसा कहकर मोहन अपने खेतों में चला जाता है। निशा भी स्कूल चली जाती है। 2 दिन बाद वही हरी मिर्च के पौधे बाहर निकल आते हैं और देखते ही देखते बड़े भी हो जाते हैं। कुछ ही समय बाद पौधे हरी मिर्ची से भर जाते हैं। आहा! देखो पिताजी, कितनी सारी हरी मिर्च हमारे पौधों पर उगाई हैं। अब तो मैं जो मांगूंगी वो मुझे लाकर दोगे तुम, है ना पिताजी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे मैंने तो पूछा ही नहीं कि अब इन हरी मिर्ची का क्या करूं। हाँ, याद आया, उन्होंने कहा था कि जो भी दिल करे इनसे मांग लेना। पिताजी, ये आप किससे बातें कर रहे हैं? क्या आप इन मिर्ची के पौधों से बातें कर रहे हो? मेरी प्यारी बिटिया, ये हरी मिर्च कोई ऐसी वैसी हरी मिर्च नहीं है, ये तो जादुई हरी मिर्च है। क्या आप सच कह रहे हो पिताजी? फिर तो सबसे पहले मैं हरी मिर्च से कुछ मांगती हूँ। जादुई हरी मिर्च, मुझे कुछ पैसे दे दो जिससे मैं अपने स्कूल की फीस जमा करा सकूं। अगर मैं स्कूल फीस नहीं दूंगी तो टीचर मुझे स्कूल से निकाल देंगी। गुड़िया और मोहन हरी मिर्च की तरफ देखने लगते हैं। तभी वो देखते हैं कि सब हरी मिर्च पैसों में बदल गई है। ये देखकर दोनों बहुत खुश होते हैं और साथ के साथ हैरान भी। गुड़िया और मोहन जल्दी जल्दी उन सारे पैसों को इकट्ठा कर लेते हैं। पिताजी, ये तो कमाल हो गया। ये तो सचमुच में जादुई हरी मिर्च है। कर भला हो भला। मोहन उन पैसों में से कुछ पैसे गुड़िया को दे देता है और कहता है कि इन पैसों से अपने स्कूल की फीस जमा कर देना। बाकी सब पैसे मैं तुम्हारी माँ को दे देता हूँ। मोहन घर के अंदर आता है और सारे पैसे रीमा के हाथ पर रख देता है। ढेर सारे पैसे देखकर रीमा की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। वो मोहन से पूछती है, अरे इतने सारे पैसे ये कहाँ से ले आए हो? कहीं डाका तो नहीं डाला तुमने? नहीं नहीं रीमा, ऐसी बात नहीं है। ये तो उस जादुई हरी मिर्च का कमाल है जो कुछ दिन पहले मैंने तुम्हें दिखाई थी। मेरी बातों पर यकीन ना हो तो आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। मोहन रीमा को लेकर अपने आंगन में जाता है और मिर्ची के पौधों के पास जाकर बोलता है, हे मिर्च के पौधे, मेरी पत्नी के लिए कुछ पैसे दे दो। मोहन के ऐसा कहते ही सब पौधों पर लगी हुई हरी मिर्च पैसों में बदल जाती है। ये देख रीमा खुशी के मारे उछल पड़ती है और जल्दी जल्दी सारे नोटों को वहां से उतार लेती है। अरे वाह, ये तो सचमुच में जादुई पौधे निकले। हम तो अमीर हो गए जी, अमीर। रीमा, ज्यादा लालच मत आने देना अपने मन में। तुमने तो सुना ही होगा, लालच बुरी बला है। हम लोगों को सोच समझकर इन पैसों का इस्तेमाल करना होगा। हमारी जितनी जरूरत है हम उतने ही पैसे हरी मिर्च से लेंगे। कहीं ऐसा न हो ज्यादा के लालच में थोड़ा भी हाथ से निकल जाए। तुम तो हमेशा कंजूस ही बने रहना। जब हमारे पास जादुई हरी मिर्च है तो हम एक ही दिन में उनसे बहुत सारे नोट ले लेते हैं। जब हमारे पास बहुत सारा ढेर सारा पैसा होगा तब हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं माँ, नहीं, बाबा बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारी जितनी जरूरत है हम उतने ही पैसे लेंगे। लेकिन रीमा के मन में बहुत लालच आ जाता है। वो उन दोनों के चले जाने के बाद पूरा दिन हरी मिर्च के पौधों से बोलती है, हरी मिर्च के पौधे और पैसे दो, हरी मिर्च के पौधे और पैसे दो, और पैसे दो। एक ही दिन में उसने बहुत सारे पैसे इकट्ठे कर लिए और नतीजा ये हुआ कि शाम होते होते जादुई हरी मिर्च के पौधे मुरझाने लगे। रात होते होते वो सारे पौधे मुरझाकर जमीन पर गिर गए। मोहन जब घर आया और उसने ये देखा तो उसे ये देखकर बड़ा दुख हुआ। वो भागकर उसी जगह पर गया जहां पर मेंढक रहता था। मोहन को देखकर, मोहन, हमने तो तुम्हारी जरूरत के समय पर मदद करने की सोची थी, लेकिन तुम्हारी पत्नी तो बहुत ही लालची औरत निकली। उसने हरी मिर्च से पूरा दिन इतने पैसे मांगे कि वो बेचारी उन्हें पैसे दे देकर बुरी तरह थक गई और मुरझा गई। मुझे माफ कर दो। मेरी पत्नी की गलती की सजा तुम चाहो तो मुझे दे दो। अगर तुम चाहो तो उन पौधों का जादू खत्म कर सकते हो। शायद ऐसा करने से ही मेरी पत्नी को अक्ल आए। ठीक है, अगर तुम ऐसा चाहते हो तो ऐसा ही होगा। अब वो पौधे तुम्हें पैसे नहीं देंगे, पर हाँ, तुमने मुसीबत के समय हमारी मदद की, तो जब भी तुम किसी मुश्किल में पड़ जाओ मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। कुछ देर बाद जब मोहन चला जाता है उधर घर पर रीमा को अपनी गलती का बहुत पछतावा होता है और वो कसम खाती है कि जितने भी पैसे उसके पास है वो उसे बहुत ही सोच समझकर खर्च करेगी। चलो
भगवान की दुआ से अब हमारे पास इतने पैसे तो हैं कि अगर कुछ हो तो हम पैसों को खर्च कर सकते हैं। ये सब मेरी ही गलती है जी। मेरे ही लालच की वजह से वो पौधे मुरझा गए, लेकिन अब मैं वादा करती हूँ वो सारे पैसे मैं गुड़िया के भविष्य के लिए रखूंगी। अच्छी बात है रीमा, तुमने ये बहुत अच्छा सोचा। बाकी हम मेहनत मजदूरी तो करते ही हैं। हमारा गुजारा पहले जैसा हो रहा था अब भी वैसे ही होता रहेगा।